अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अरे ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बड़े बड़े मुश्किल चार्ट्स और भारी भरकम सिद्धांत घूमने लगते हैं, है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसे बिल्कुल आसान बना दें। आइए इस सफर में हम कुछ सीधे साधे नोट्स की मदद से इकोनॉमिक्स की इस दुनिया को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम इन 5 मुख्य हिस्सों पर बात करने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स की बुनियाद को समझने के लिए हमारा एक तरह से रोड मैप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये अर्थशास्त्र है क्या चीज? देखिए, इकोनॉमिक्स का पूरा खेल ना बस एक शब्द पर टिका है, कमी, यानी स्कैर्सिटी। हमारी ख्वाहिशें तो अनगिनत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं, जैसे पैसा हो गया या वक्त, वो सीमित हैं। बस अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है कि इन सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी सबसे सही चुनाव कैसे करें। और मजे की बात यह है कि इकोनॉमिक्स शब्द का जो असली मतलब है वो घरेलू प्रबंधन से जुड़ा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई परिवार अपने महीने के बजट को संभालता है, बस यहाँ पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है, पूरे देश का। जैसे एक परिवार अपनी आमदनी में सबसे बेहतर फैसले लेता है, वैसे ही एक देश अपने संसाधनों को मैनेज करता है। लेकिन क्या हर काम अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? नहीं। देखिए, आर्थिक गतिविधियां वो हैं जिनमें पैसे का लेन देन हो, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, और ये देश की जीडीपी में गिनी जाती हैं। वहीं गैर आर्थिक गतिविधियां वो हैं जो हम अपने लिए या प्यार मोहब्बत में करते हैं, जैसे घर पर अपने बच्चे को पढ़ाना। इसका कोई बाजार मूल्य नहीं होता। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थशास्त्री इकोनॉमी को किन 2 नजरियों से देखते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है जंगल और पेड़ का उदाहरण। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एक पेड़ पर ध्यान देता है, जैसे कि एक ग्राहक का फैसला क्या होगा या किसी एक कंपनी की कीमत क्या होगी। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे जंगल को देखता है, मतलब पूरे देश की महंगाई या बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर नजर रखता है। अब यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जो माइक्रो और मैक्रो के फर्क को और साफ कर देगा। जरा सोचिए, क्या पैसा बचाना हमेशा ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है? और यहीं पर आता है मितव्यया का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। देखिए, एक इंसान के लिए बचत करना तो अच्छी आदत है, लेकिन सोचिए अगर देश में हर कोई सिर्फ बचत करने लगे और खर्च करना बंद कर दे तो क्या होगा? कंपनियों का सामान नहीं बिकेगा, उत्पादन गिर जाएगा और लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी। मतलब जो एक व्यक्ति के लिए सही है वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो तो समझ गए। अब देखते हैं कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलती हैं। सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म। यहाँ जमीन, फैक्ट्री जैसे ज्यादातर संसाधन आम लोगों या कंपनियों के हाथ में होते हैं, सरकार की नहीं। इसकी खास बातें हैं निजी संपत्ति, मुनाफे के लिए काम करना और सरकार का कम से कम दखल, जिसे लेजी फेयर भी कहते हैं। यहाँ कीमतें डिमांड और सप्लाई के खेल से तय होती हैं और एडम स्मिथ को इसका जनक माना जाता है। इसके ठीक उलट है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिज्म। यहाँ उत्पादन के जो बड़े साधन हैं जैसे कारखाने और खदानें, वो सब सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यहाँ मुख्य मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज का भला करना होता है। सरकार ही तय करती है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसके लिए बनेगा। कार्ल मार्क्स इस सोच के एक बड़े विचारक माने जाते हैं। और फिर आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की झलक मिलती है। यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं और सरकारी उद्योग भी। और हमारा देश भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सिस्टम से आगे बढ़कर देखते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था किन बुनियादी हिस्सों से मिलकर बनती है। हर अर्थव्यवस्था को हम 3 मुख्य क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला, प्राथमिक क्षेत्र, जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है, जैसे खेती या माइनिंग। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र, जो कच्चे माल को फैक्ट्री में ले जाकर तैयार माल में बदलता है, जैसे कार बनाना। और तीसरा, तृतीयक क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर, जो हमें बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं देता है। और ये स्लाइड बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाती है कि वक्त के साथ अर्थव्यवस्थाएं कैसे बदलती हैं। 1950 के दशक में भारत की जीडीपी का करीब आधा हिस्सा खेती जैसे प्राथमिक क्षेत्र से आता था, और आज
आज 50% से ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है। ये एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव है। अब हमारे इस सफर के आखिरी पड़ाव पर जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं और समझते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को उनके विकास के स्तर पर कैसे बांटा जाता है। यहाँ हम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में साफ फर्क देख सकते हैं। विकासशील देशों में अक्सर प्रति व्यक्ति आय कम, बेरोजगारी ज्यादा और कृषि पर निर्भरता होती है। वहीं विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय और रहन-सहन का स्तर ऊंचा होता है और उनकी अर्थव्यवस्था उद्योग और सेवाओं पर टिकी होती है। तो एक छोटे से व्यक्तिगत चुनाव से शुरू करके हमने समझा कि इकोनॉमी क्या है, उसे देखने के नज़रिए क्या हैं, वो किन सिस्टम पर चलते हैं और उसके मुख्य हिस्से कौन से हैं। हमने पहेली के सारे टुकड़े तो पहचान लिए हैं, लेकिन ये सब आपस में जुड़कर काम कैसे करते हैं? पैसा और सामान एक घर से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से सरकार तक और फिर वापस हम तक कैसे घूमता है? सिस्टम में ये फ्लो आखिर काम कैसे करता है? इस सवाल का जवाब ही इकोनॉमी के असली ताने बाने को खोलता है।